मैं अब राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, तो क्या वाकई अब ये माने कि यूपी में अब संगठन स्तर पर क्या बीजेपी को कमजोर आंका जाएगा? बूथ स्तर पर काम करने वाली बीजेपी, अपने संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ने वाली बीजेपी इस बार किस तरह से पिछड़ गई? इतना पिछड़ गई, इतना डाउनफॉल हुआ कि प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, बहुमत से आधे से भी कम सीटों तक सिमट गई। क्या आपको, आपके विजन में, क्योंकि आकलन जब हम लगातार चुनावों के दौरान भी कर रहे थे, इस नब्ज को कुछ हद तक समझाने की कोशिश आप ग्राउंड जीरो से लगातार करते रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच रहे हैं। आप इन कांडों में असल, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि 400 पार नारे से नुकसान हुआ है और ये जो चुनावों में बुरा रिजल्ट आया है, एकमात्र इसका सबसे बड़ा कारण से ठहरा रहे हैं। देखिए, 400 पार का नारा जो था उससे नुकसान तो हुआ। विपक्ष ने जिस तरह की बात वहाँ आरक्षण की बात लेकर जनता के सामने गई, संविधान की प्रतियां दिखाने लगी, उसका असर हुआ है। देखिए, संविधान से जिस तबके को संविधान से मिला है उस तबके को ये खतरा हो जाना, दूसरे कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आई जो सरकारी नौकरियां थी उनमें विज्ञापन कम, नौकरियों का आना, पहले से सीटों की संख्या को कम कर देना, ज़्यादातर चीज़ प्राइवेटाइज करना, ज़्यादातर चीज़ों में आउटसोर्सिंग को ले आना, इससे उस वर्ग को जो सरकारी नौकरी चतुर्थ श्रेणी यानी 4th क्लास या 3rd क्लास से घुसने की कोशिश करता है, जो ऊपर की बात अलग है, लेकिन जिसको छोटी बड़ी सारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जाने की तमन्ना रहती है, उसे लगा कि ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, नौकरियां सरकारी कम हो रही है और ये आरक्षण ख़त्म करने वाली बात कहीं 400 मिला तो ऐसा हो सकता है, ये डर उसके में पैदा किया गया। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ज़्यादातर बातें मानस ने कही दी हैं और एक दिन और चर्चा में मैंने उत्तर प्रदेश के हार की क्या वजह हो सकती है वो बताई थी। मूल बात ये है, देखिए पूजा, ये देश लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाया जा सकता है। पार्टी भी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है तो उसकी आयु ज़्यादा लंबी और ज़्यादा बड़ी होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि एक कॉरपोरेट, एक कंपनी की तरह इसको चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री से आम जनता को ये अपेक्षा नहीं है कि वो अपना काम लेकर के जाए तो विधायक काम करा पाएगा, वो सक्षम है कि नहीं है। जो सही काम है उसके लिए मंत्री के प्रति भी उसका भाव यही है कि मैं मंत्री के पास जाऊंगा, वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा और इस सरकार में उसकी हैसियत है कि नहीं, कि वो मेरा सही काम भी करा पाएगा कि नहीं। ये संशय इस देश के उत्तर प्रदेश के आम आदमी के दिमाग में रहता है। दूसरी तरफ उसने ऐसी सरकारें देखी हैं जिसमें एक विधायक भी उनके काम को जोरदार तरीके से कराता रहा है, तो जिसका सरकार से काम पड़ता है उसका उस समय, इस समय अगर आप सरकारी अधिकारियों के सरकारी दफ्तरों में उत्तर प्रदेश के जाइए, पिछले 5-7 वर्षों में सरकारी अधिकारी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो जो चाहते हैं वो मनमानी करते हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव है नहीं, जनता का भी कोई दबाव नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी तहसील में जाइए, किसी भी ARTO ऑफिस जाइए, किसी भी शिक्षा के ऑफिस जाइए, मैं जाता रहता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ बिल्कुल आम आदमी बेहाल सा पड़ा हुआ है। कचहरियों में आउटसोर्सिंग के प्राइवेट लोग रखे हुए, वो किसी के कुछ नहीं सुन रहे। तो ये सब जमीन पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिलकर के एक भाव बनाती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंतित होने वाली बात ये है कि चाहे सीटों वाइज ही, लेकिन उसका जो कोर वोट बैंक था जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिला करती थी, वो था कुर्मी वोट, वो था मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य, पासी वोट, निषाद वोट, बिंद वोट, ये सब अदर चौहान, राजभर, ये वोट, उसके साथ एंटी यादव वोट्स जो पूर्वांचल में थे वो सब बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन इस चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारी सीटों पर इनमें से वोट बीजेपी को छोड़ करके चले गए। और दूसरी बात, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए तो 2014 के चुनाव में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो स्थिति हुई थी
उसमें भारतीय जनता पार्टी को इधर का पूरा ध्रुवीकरण से फायदा हुआ था 2019 में। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के दो भाग अगर पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश देखेंगी तो पिछले 25-30 वर्षों में जिस तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभुत्व यादवों का पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ, उसी तरह का पश्चिम में जाटों का रहा। तो एक दूसरी गोलबंदी इनके खिलाफ हुई जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। पूर्वांचल के सारे अदर बैकवर्ड लीडर्स माइनस यादव, उनको पिछले 7 सालों में अपने साथ जोड़ा, उनके वोटों को अपने साथ जोड़ा और एक मजबूत कॉम्बिनेशन पूर्वांचल में बन के उभरी। ठीक इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैर जाट जितने वोट थे, जितने नेता थे, जितनी जातियां थी, उनके नेताओं को अपने खेमे में शामिल किया। 2024 में यह गलती उसे हो गई कि उसने जयंत चौधरी को ही अपने पाले में ले लिया, जिससे कि उसके साथ जो 14 और 19 में वोटर थे वो थोड़े मायूस और उदास दिखे। वो इतने चुनाव में उस तरीके से वोटिंग उन्होंने नहीं की जिसका खामियाजा इन इलाकों में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, नगीना में, मुरादाबाद में, रामपुर में, इन इलाकों में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसी तरह से पिछले चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान सब चले गए थे अखिलेश यादव के साथ, वो पाला बदल के लौटे, लेकिन वोट उनके साथ नहीं लौटे, वो वोट इंडिया गठबंधन के साथ थे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अभी 3 महीना पहले जो राज्यसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए थे, भाजपा ने सीट जीतने के लिए, जबकि उसके पास अंक गणित नहीं था, सीट जीतने के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा और 7 जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग से वो अपनी सीट जीते। जनता ने इस तरह के दल बदल को, इस तरह के बागियों को या इस तरह के पाला बदलने वाले मौका परस्तों को, सारी जनता ने कैसा जवाब दिया कि वो 7 विधायकों की सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। और अगर वो सारे विधायक जो सपा से भाजपा की तरफ गए थे, अगर मैं आपको बताऊं, मनोज पांडे को गृह मंत्री अमित शाह ने इतने गाजे बाजे के साथ रायबरेली में अपनी पार्टी में शामिल किया, उस अकेली विधानसभा ऊंचा हार से राहुल गांधी 81,000 वोटों से, 81,000 वोटों से एक विधानसभा से उनको लीड मिली है। ऐसी लीड सोनिया गांधी को भी कभी नहीं मिली थी और इसके पहले कांग्रेस को वहां से नहीं मिली थी। ठीक इसी तरह राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी लोकसभा में आते हैं, स्मृति ईरानी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उनको सपा से क्रॉस वोटिंग कराई गई। वो अपने विधानसभा में बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत लोकप्रिय 3 बार के विधायक हैं। लगातार भाजपा की सरकार के बावजूद वो सपा से जीतते रहे, लेकिन जब वो पाला बदले तो उनकी विधानसभा में 33,000 वोटों से भाजपा हारी और केएल शर्मा को वहां ज्यादा मिले। महाराजी देवी अमेठी से विधायक हैं और वो गायत्री प्रजापति की पत्नी है। वो गायत्री प्रजापति बहुत दिन से जेल में है, शायद जो भी दबाव हो, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही थी। वहां 46,000 वोटों से बीजेपी हारी है। तो इस हर विनोद चतुर्वेदी जालौन से जो एमएलए उन्होंने पाला बदला था, वहां भी भाजपा हारी। इसके अलावा अभय सिंह गोसाईगंज से थे, वहां भी बीजेपी हारी। राकेश पांडे जलालपुर से थे, वहां भी बीजेपी हारी। इसका मतलब कि जो भी फैसले पीछे, इसका संकेत वैसे घोसी विधानसभा के उपचुनाव से उत्तर प्रदेश का मिलने लगा था, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने और मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसको नकारा। और उसके बावजूद 50,000 से दारा सिंह चौहान को चुनाव जनता ने हराया, लेकिन पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद दे दिया। तो इसका असर हुआ और ये देखा गया और लोगों को ये लगा, इनके जो वोट है, जनता जो थी, उनको लगा कि ये नेताओं को साथ लेकर के जनता को साथ लेना चाहते हैं। जनता ने अपने नेताओं को छोड़ दिया और वो इंडिया गठबंधन के साथ रही। और अगर ऐसा ही, अब तो 24 है, अब सीधा चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 का विधानसभा चुनाव होना है। अगर ऐसे ही जातियों की लामबंदी होती रही तो उत्तर प्रदेश एक चुनौती भाजपा के लिए आगे बना रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ रही हूँ।